बीजेपी सांसद कंगना रनावत जी ने कहा कि मोदी जी अवतार हैं। कंगना रनावत जी के कंगना रनावत का मेल वर्जन है मोदी जी। न कंगना रनावत को कुछ समझ में आता है ना मोदी जी को। मैंने एक बहुत टाइम पहले एक भाषण सुना था, मतलब चुटकुला सुना था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में कुछ कह रहे थे, मतलब कुछ नहीं कह रहे थे, विपक्ष से कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये पाकिस्तान बहुत गड़बड़ कर रहा है, अटल जी कुछ कीजिए, पाकिस्तान ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान कश्मीर कब्जा लेगा। तो अटल जी बहुत देर सोचे और बोले कि भाई साहब आपकी बात तो ठीक है। इसके बाद विपक्ष से एक व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो शांति का संकट फैल जाएगा, शांति का संकट फैल जाएगा। अटल जी फिर सोचे और बोले भाई साहब बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो बीच में एक मीडिया का कर्मी था, बोला अटल जी तुम्हारी समझ में आ रहा है, इसकी भी ठीक बोल रहे हो उसकी भी ठीक बोल रहे हो। तो अटल जी बोले बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो कंगना रनावत का तो हाल ये है कि जिस तरफ धारा बह जाती है उस तरफ वो बह जाते हैं। और मोदी जी देखो, मैं वक्त हो क्या, हर चीज का एक समय सीमा होती है। मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो चुकी है। अगर मोदी जी अवतार लिए हैं भारत को बचाने के लिए। अच्छा, मतलब कौन सा अवतार लिए हैं ये भी तो बताओ। कंगना रनावत जी का अवतार लिए हैं, बताओ मुझे किसके अवतार हैं मोदी जी। भाई अभी तक तो ये सुना था प्रभु राम के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, अभी कंगना रनावत के हिसाब से मोदी जी किसके अवतार हैं, जानना चाहता हूं मैं। शिवाजी के अवतार, शिवाजी महाराज के। हाय हाय। और सवित पात्रा ने यहाँ तक कह दिया कि रानी लक्ष्मीबाई के पीठ पे जो बच्चा था वही नरेंद्र मोदी। हाँ, अब जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं, जो लोग गए थे अकबर रोड पे अकबर के बोर्ड पर पेशाब करने, अब उन लोगों का विरोध दर्ज होना चाहिए कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का कंपैरिजन इस देश में एक झूठे व्यक्ति से कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में शायद झूठ कभी नहीं बोला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म के लिए, ठीक है, राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए धर्म की बलि कभी नहीं चढ़ाई। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उसके साथ सेक्रीफाइस नहीं करते थे। एक हमारे वाला है जो कंगना रनावत जी के साथ जो अवतार समझ रही है, वो तो हर दिन सेक्रीफाइस कर रहा है। वो तो भैया कहाँ कहाँ कुछ भी बोल देता है, चुनाव के हिसाब से सौगात भी बांट देता है ना। तो भैया कंगना रनावत की बात को इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए जितना सीरियस आप ले बैठे। अरे सांसद जी हैं, सीरियस कैसे नहीं लेंगे। अरे मैंने सुना था एक पिक्चर आई थी गर्लफ्रेंड बाय चांस, ठीक है, तो इसी हिसाब से ये समझिए कि कंगना रनावत जी सांसद बाय चांस है। ठीक है, होना नहीं था मगर हो गई मोदी जी की कृपा से, सांसद नहीं होना था उनको। तो भैया क्या क्रेडिबिलिटी है कंगना रनावत की, मैं पूछ रहा हूँ इतने टाइम से। शेरनी है, हिंदू हृदय सम्राट हैं। वही मतलब कंगना रनावत ने एज ए सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में, रानी लक्ष्मीबाई हैं। हाँ ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कितने अंग्रेज मारे हैं उन्होंने, कितने अंग्रेज मारे हैं आज तक। वो नकली घोड़े पे बैठ के फिल्मों की शूटिंग करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, जो असली घोड़े पे घुड़सवारी करना नहीं जानती, ठीक है, तुम उन्हें शेरनी बता रहे हो। कंगना रनावत जी से बस ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कितने हॉस्पिटल खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं, कितनी बार अपने जिले का दौरा किया है, कितने बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है, और वहाँ के अधिकारियों से क्या रिपोर्ट ली है। वो बस अपना कच्चा चिट्ठा दे दें, संसद में कितने कामयाब सांसद हैं वो पता चल जाएगा। इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा रेखा गुप्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर कह दिया। तो आपने सुना नहीं, एक सपा के सांसद ने कहा था टोटी चोर मत चिल्लाओ। किसको कहा था? गौरव को कहा था ना, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि उसी टोटी से इतना पानी पिलाएंगे, उसी टोटी से इतना पानी, नहीं गौरव भाटिया, कि उसी टोटी से इतना पानी पिलाएंगे कि हर छेद से पानी निकलेगा। बोला था ना। तो भैया टोटी चोर बोलने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, सत्ता में तुम हो। अखिलेश यादव ने कहा जिस बंगले से तुमने टोटी निकाली है उसी बंगले से चिलम भी निकलेगी, इंतजार कीजिए, चिलम भी निकलेगी। चिलम कौन रखेगा, योगी जी संत आदमी हैं। यार मैंने तो नाम ही नहीं लिया योगी जी का, बड़ी दुश्मनी है तुम्हारी योगी जी से। मतलब यार ये तो बात गलत है, मैंने योगी जी का नाम नहीं लिया, मुझे बहुत डर लगता है योगी जी से। भाई मैंने योगी जी का नाम नहीं लिया। उस बंगले में तो वही रहते हैं ना। अरे यार भाई एक बात बताओ, टोटी जो चोरी हुई वो अखिलेश यादव ने चोरी की होगी? कह रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं। अरे यार कहने को तो तुम कुछ भी कहो, वो तो लाइन पढ़ी हमने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब भैया चिलम, बाकी तुम समझदार हो, कोई कर्मचारी भी चोरी कर सकता है भाई, है ना। भाई योगी जी के आसपास जितने लोग रहते हैं हमने कुंभ में देखा, ठीक है,
कौन कौन क्या क्या पीता है सबका पता है हमें। और कंगना 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 पे क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मोदी जी अवतार पुरुष है या नहीं? भैया मोदी जी कंगना जी के लिए अवतार पुरुष हैं, ठीक है, इनकॉर्नेटेड हैं, ठीक है। कंगना जी उनको अपने घर में रखें। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी अगर किसी को सुकून नहीं मिलेगा तो वो इस देश के अंधभक्त हैं। वो अपनी अर्थी से चिल्लाएंगे अब की बार आएगा मोदी, आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, ठीक है। वो अपनी कब्र से भी चिल्लाएंगे फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? 15 लाख नहीं दिए मेरे मोदी जी से नाराजगी। भाई एक बात बताओ, जो व्यक्ति इस देश को खा गया हो, जो व्यक्ति इस देश में भ्रष्टाचार का उजागर, ठीक है, अभिनेता हो, जो पीएम केयर फंड, जो आपदा में अवसर तलाशने वाला व्यक्ति हो, जिसने आज तक पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिया, उस व्यक्ति से इस देश की जनता नाराज भी नहीं हो सकती। किसके एम्प्लॉय हैं मोदी जी? किसके एम्प्लॉय हैं? जनता के लिए। जनता के ना। लोकतंत्र की अवधारणा कहती है कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में, और अंतिम शक्ति शासन से सवाल कर रही है कि मोदी जी कोरोना में तुमने पीएम केयर फंड बनाया, उसमें जो पैसा आया वो कहाँ लगाया? मोदी जी कह रहे हैं मैं अंतिम सांस तक जनता के साथ हूँ। भाई यही तो दुख की बात है। काश वो अपनी माँ के साथ होते अंतिम सांस में, काश वो अपनी बीवी के साथ होते अंतिम सांस तक, काश वो अपने भाई बहनों के साथ होते, तो शायद आज देश की तस्वीर कुछ और होती। देश के लिए अपने परिवार का त्याग किया है, उसे कहते हैं मोदी। भैया भाई एक बात बताओ, कैसा परिवार का त्याग किया है? भाई त्याग का मतलब ये होता है कि आप सुविधा छोड़ के असुविधा में पहुंच जाओ, ठीक। आपने परिवार का त्याग किया। 100 गज का मकान होगा, 200 गज का होगा, 500 गज का होगा, ठीक। और यहाँ कई हजार गज की कोठी में बैठे हो। आज भाई जहाँ तुम रहते थे, जो पहले की जिंदगी थी और मोदी जी की अब की जिंदगी, जो पहले की जिंदगी थी परिवार के साथ की जिंदगी और मुख्यमंत्री बनने के बाद की जिंदगी को कंपेयर कर दो और फिर बताओ सैक्रिफाइस किया कि नहीं किया। एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोगों को दिक्कत है। गरीब माँ का बेटा बचपन में सूट पहनता था, गरीब माँ का बेटा बचपन में बो लगाता था। बो लगाने का सपना मेरा आज तक पूरा नहीं हुआ। क्यों पता है? जब तक छोटा था लगती थी टाई है, बड़ा होके लगा तो लगा वो वेटर की टाई है, मैंने लगाई नहीं आज तक। बो लगाने का सपना मुझे आज तक मैं पूरा नहीं कर पाया। और उस व्यक्ति ने, ठीक है, 70-80 के दशक में, पता नहीं 65 में हुए ना, 65-62 में हुए, और उसके बाद 70-80 के दशक में कोट पैंट पहन लिया, वो लगा ली, पुलिस की यूनिफॉर्म। हम बचपन में होते हैं, माँ बाप पूछते हैं क्या बनेगा? पुलिस। और तमन्ना होती है कि एक बार पुलिस की ड्रेस मिल जाए। उस व्यक्ति ने उस ड्रेस में भी फोटो खिंचाई है बचपन में। यार कैसा गरीब! ऐसा गरीब ऊपर वाला हमें भी बना दे, ऐसा गरीब इस देश के 80 करोड़ लोगों को बना दे। जो व्यक्ति 80-90 के दशक में कैमरा यूज करता था, ईमेल यूज करता था, ऐसा गरीब हमें भी बना दे। जो विदेश की यात्रा करता था, व्हाइट हाउस में घूमता था, जो महात्मा गांधी की तस्वीर मूर्ति इंग्लैंड में देखता था, और जो कहता था भैया मैं गरीब हूँ, ऐसा गरीब इस देश के 80 करोड़ लोगों को बना दे ऊपर वाला। मोदी जी आए हैं तो देह पे कपड़ा आया है। या सही बात है। यानी मोदी जी को महात्मा गांधी के टाइम पर होना चाहिए था, महात्मा गांधी वापस से सूट पहन लेते। यही तो दुर्भाग्य है कि लोगों के देह पे कपड़ा आया और मोदी जी के देह पर 10 लाख का कपड़ा आया, ठीक है। इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए, जब उस व्यक्ति ने देखा देश में अकाल है, देश के लोगों पे 2 वक्त का खाना नहीं है, तो उस व्यक्ति ने अपनी फटी हुई धोती नहीं बदली। और एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जब देश के लोग 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में हैं और वो सूट पर सूट बदलता है, दिन भर में 3 सूट बदलता है, 10-10 लाख के सूट पहनता है। ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति हमने ये देखा जो देश का राष्ट्रपिता कहलाता है, जब वो देश का भ्रमण करने निकला, देश को जगाने निकला, तो उन्होंने देखा कि देश में लोगों को कपड़े बदलने के लिए कपड़ा नहीं है, तो उसने कहा कि ऊपर का कपड़ा हराम, सिर्फ धोती में पूरे देश की यात्रा कर डाली, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा आया कि जो दिन भर में 4 जोड़ी कपड़े पहनता है, फोटो शूट कराता है, मूर्ति बनवाता है, रोज न्यूज में खबरें चलवाता है, उसका कंपैरिजन कर रहे हो तुम। ऐसे अवतार। कंगना रनौत को कम से कम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ना चाहिए, तब उसको पता चलेगा। खैर पढ़ना तो आता भी नहीं होगा, पता नहीं। कंगना रनौत जी ने कहा तो था 2014 के बाद में देश सही रूप से आजाद हुआ है। हाँ, तो कंगना रनौत 2014 के बाद पैदा हुई है शायद। कितनी उम्र है उनकी? आजादी 2014 के बाद हुई है। कंगना रनौत, मैं पूछ रहा हूँ ना कि उस महिला जो कहते जिस थाली में खाया उसमें छेद कर दिया। जया प्रदा ने कहा था ना, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। जो महिला, जिस इंडस्ट्री ने उसको नाम दिया, ठीक है, इज्जत दी, ठीक है, फिल्में दिए, कारोबार दिया, घर दिया, वो महिला उस इंडस्ट्री की नहीं है।
तो सोचो वो देश की, कल को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या कंगना रनौत भी नहीं रहेंगी राजनीति में? मैं पूछना चाहता हूँ, रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो भैया मोदी जी की भक्ति करने से देश नहीं चलता। ये देश तब बदलेगा जब इस देश में गरीब लोगों के हालात बदलेंगे। तो सब कुछ तो बदल रहे हैं, वक्फ बोर्ड को भी बदल दिया अब तो। बस बारी सनातन बोर्ड की भी है कि भाई इस देश में मस्जिदें 3 लाख है, हाँ। मंदिर जो है 20 लाख है। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड पर है उसकी 5-6 गुना मंदिरों के पास है। ठीक, अगर वक्फ बोर्ड ने इस देश के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया तो इस देश में मंदिरों ने किया है, लेकिन उस हिसाब से कुछ नहीं किया। यूँ तो वक्फ बोर्ड के भी मदरसे हैं, यूँ तो वक्फ बोर्ड के भी स्कूल हैं, यूँ तो वक्फ बोर्ड की भी चैरिटी हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। ऐसे ही मंदिरों के भी स्कूल हैं, मंदिरों के भी हॉस्पिटल हैं, मगर जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हैं। अगर होते तो देश का 80 करोड़ हिंदू राशन नहीं खा रहा होता फ्री में, देश का 80 करोड़ हिंदू किराए पर और बेरोजगारी की मार नहीं झेल रहा होता, देश का 80 करोड़ हिंदू सरकारी अस्पतालों में लाइन नहीं लगा रहा होता। 25 करोड़ मुसलमानों की चिंता है इस सरकार को, लेकिन 80 करोड़ हिंदुओं की चिंता नहीं है। बिल आना चाहिए तो दोनों धर्मों के लिए आना चाहिए ना। गड़बड़ी तो मंदिरों के ट्रस्ट में भी है ना, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के ट्रस्ट में। और एक बात बताओ कि भाई इसमें डीएम को करता धरता क्यों बनाया जा रहा है? कोई जज नहीं मिला क्या? हाई कोर्ट का जज बना देते करता धरता, सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते। हमने संभल का एक पुलिस वाला देखा, उसकी पुलिस की एडवाइजरी कुछ और कहती है, संविधान कुछ और कहता है, पुलिस वाले के लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। इसके बावजूद संभल का एक पुलिस वाला अपने दिमाग में एजेंडा लिए फिरता है, सरकार की जुबान बोलता है, राजनेता की जुबान बोलता है, मुख्यमंत्री की जुबान बोलता है और बीजेपी की जुबान बोलता है। संवैधानिक पद पर बैठकर धार्मिक क्रियाकलापों को ठीक है अंजाम देता है, वर्दी में बार बार उल्लंघन करता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो क्या गारंटी है कल को जो डीएम नियुक्त होगा वक्फ बोर्ड में अध्यक्षता के लिए, वो सरकार की भाषा नहीं बोलेगा, वो राजनीति की भाषा नहीं बोलेगा? भाई दिक्कत यहाँ पर वक्फ बोर्ड के संशोधन से नहीं है। संशोधन तो होना चाहिए था क्योंकि गड़बड़ी थी, लेकिन संशोधन करने वालों की नीयत से है कि जो काम वक्फ बोर्ड के मुबल्लिग करते आए हैं, जमीनों को बेचते आए हैं, जमीनों का मिसयूज करते आए हैं, वही काम अब सरकार करेगी। तो क्या नीति और नियत दोनों खराब थी सरकार की? संपूर्ण रूप से। ठीक, अगर नीति ठीक होती तो इसमें भैया गैर मुस्लिमों की एंट्री और भैया डीएम की एंट्री ना होती, इसमें न्यायिक प्रक्रिया की एंट्री होती। और अगर नीयत ठीक होती तो इसमें दोनों के लिए आता, हिंदू के लिए भी आता, मुस्लिम के लिए भी आता, दोनों में गड़बड़ी। धन्यवाद।